देखिए, इससे पूर्व हमने आपका जो साहित्य का भाग था इससे पूर्ण किया था। मैं बार बार उस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप ये भूल न जाएं कि साहित्य का भी पाठ्यक्रम हमारा हो चुका है और केवल भाषा का ही आप पढ़ रहे हैं। तो बीए बीएससी द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र हिंदी हिंदी द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 3 अर्थात सामान्य हिंदी 3 में है। आपका फिर से स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम में एक बार फिर क्या है, एक बार देखने की हम कोशिश करते हैं कि ये जो सामान्य हिंदी भाग तीसरा है, इसके अंतर्गत प्रयोजन मूलक हिंदी व्यावसायिक आयाम, इसके अंतर्गत आपको प्रयोजन मूलक भाषा की परिभाषा, लक्षण, विशेषताएं, वैश्वीकरण में हिंदी भाषा का महत्व, भाषा शिक्षण कौशल प्रक्रिया, श्रवण भाषण वाचन लेखन, व्यावसायिक हिंदी, वित्त वाणिज्य व्यापार संबंधी और निबंध लेखन, इतना ही भाग है। और इसमें से लगभग प्रयोजन मूलक हिंदी पर 2-3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। एक दो की रिकॉर्डिंग में बाधा आई थी, तो हमने गत वर्ष के जो रिकॉर्डेड तासिकाएं हमारी थी उनकी यूट्यूब लिंक डाल दी है, उस पर से आपका समाधान हो जाएगा। तो जो हमारा अगला भाग है भाषा शिक्षण कौशल प्रक्रिया, श्रवण भाषण वाचन लेखन, इसके भी सारे वीडियो डाल दिए गए हैं। अगर नहीं डाले होंगे तो मैं डालने की कोशिश करूँगा। व्यावसायिक हिंदी, ये लगभग बीकॉम का जो पाठ्यक्रम है वही इसके अंतर्गत आ जाता है। और निबंध लेखन तो आप पहले से करते आए हैं, मतलब अब आपको सिखाने जैसी कोई चीज़ नहीं रही है। लेकिन फिर भी वस्तुनिष्ठ रीति से कौन सा प्रश्न आ सकता है हम कह नहीं सकते, क्योंकि गत वर्ष तक मैं प्रश्न पत्रिका निकालता था, लेकिन वो केवल एमए की। और हम मैं बीओएस मेंबर, बोर्ड ऑफ स्टडीज जो हिंदी अध्ययन मंडल है, हिंदी अभ्यासक्रम बनाने की समिति का सदस्य होने के नाते मुझे ये रिस्ट्रिक्शन लग गए हैं कि मैं अब प्रश्न पत्रिका नहीं निकाल सकता। और निकालता भी तो आपको पता था नहीं, क्योंकि वो गोपनीय चीज़ें होती हैं। और महत्वपूर्ण बात, हम कुछ प्रश्न आपको अवश्य देंगे। मेरे ख्याल से कल से आपकी सराव परीक्षाएं फिर से एक बार शुरू होने वाली हैं, तो कल भी हम 25 प्रश्न आपको देंगे। प्रत्येक प्रश्न के दो दो अंक होंगे आपको, और इस प्रकार से 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ गूगल फॉर्म परीक्षा आपको भिजवा देंगे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि साइंस वालों ने भी भाषा विषय का स्वीकार किया है। लेकिन अब तक क्या होता था कि विज्ञान वाले केवल विज्ञान के विषय को ही टाइम टेबल बनाते थे, और वो कंफ्यूज हो जाता था हिंदी मराठी अंग्रेजी वालों को। तो इस बार हमने ये जानबूझ करके साइंस वालों से कहा है, अध्यापकों से, कि भाषा विषयों के लिए भी आप अलग से समय सारणी बनाइए, और उन्होंने बनाई है, और उसके लिए आपका भी और उनका भी अभिनंदन। दूसरी बात कि यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें से एक भाग जो है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, उस पर थोड़ी सी बात मैं करना चाहता था, क्योंकि जब से हिंदी भाषा विश्व भाषा बनी हुई है, विश्व भाषा, और मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि नौटियाल नाम के एक बहुत बड़े अनुसंधानकर्ता ने ये बात सिद्ध की है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा इस समय हिंदी है। क्रमांक 2 पे मंडेरियन चीन की है, और क्रमांक 3 पर अंग्रेजी है। लेकिन दुर्दैव से अभी तक हिंदी भाषा के महत्व को भारतीय लोगों ने नहीं समझा है, इसलिए हमें इस प्रकार के कार्यक्रम लेने पड़ते हैं। आज हम वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इसी विषय पर चर्चा करते समय आज पूरी तरह से आज की पूरी तासिका इसी के लिए समर्पित रहेगी। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि छात्र तासिका में आते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं या नहीं पता नहीं, कभी कभी हो जाती है, कभी कभी नहीं हो जाती। ऐसे में आपने तासिका देखी है या नहीं, या तासिका की है या नहीं, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं रहता। हालांकि नाम कुछ देख सकते हैं यूट्यूब लिंक में, वो कठिन बात नहीं है, परंतु मेरी अपेक्षा है कि
जो बात तासिका की समझ में नहीं आई तो उसे यूट्यूब लिंक देख करके समझने का प्रयास कीजिए। वो भी समझ में नहीं आई तो अपना ग्रुप इसीलिए है ना। इस ग्रुप पर आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आप आपस में उत्तर भी दे सकते हैं, और हम भी उसके उत्तर दे सकते हैं। बीच बीच में कॉल आ जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व, इस विषय पर अपनी तासिका रखने वाले हैं। मेरी अपेक्षा है कि आप ये सारी चीज़ें समझने का प्रयास करें, क्योंकि होता यह है कि जिस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं, मुझे एक शेर याद आता है, देखिए, कभी कभी हमने अपने दिल को यूं ही बहलाया है, जो बात कभी खुद ना समझी औरों को समझाया है। होता यह है कि हमने जो अब तक पढ़ा है वो समझाते समय कुछ शंकाएं हमारी भी होती है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें हर रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ना पड़ता है। और विगत 22-23 वर्षों से पढ़ते समय इस बात का अंदाजा हो गया है कि एक तासिका की तैयारी करने के लिए हमें बहुत कुछ समय देना पड़ता है। और आज के इस बाकी वेगवान जगत में बहुत सारे काम होते हैं, और ये काम करते करते हमारे वक्त थोड़ा सा दुर्लक्ष हो जाता है, हम कभी उपेक्षा कर देते हैं आप लोगों की। लेकिन जहाँ तक हो सके एक तासिका की तैयारी करने के लिए हमें 6-6 घंटे पहले बिताने पड़ता है, क्योंकि नई चीज़ें होती हैं, जो कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ती हैं। तो ये इसलिए वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, क्योंकि अ, जैसे कल हमने प्रजासत्ताक दिन मनाया, और प्रजासत्ताक दिन की ये विशेषता है कि 26 जनवरी 1949 से हमने हमारे देश में एक संविधान स्वीकार किया, और उस संविधान की अनुसूची अनुसूची अष्टम अनुसूची में जो भाषाएं हैं, जो बढ़ती रही, कुछ 22 भाषाएं हैं, उन उन सब में अ, हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में हमने स्वीकार किया हुआ है, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया हुआ है। परंतु दुर्दैव है कि संविधान सम्मत होते हुए भी हिंदी भाषा संपूर्ण विश्व भर में फैल चुकी है, लेकिन भारत में उसका विरोध अभी भी होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, हम उसकी ओर नहीं जाएंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। देखिए, हमारा संविधान लागू होने के उपरांत, पहले प्रजासत्ताक दिन के उपरांत 1-1.5 वर्ष के लगभग एक मर्दमशुमारी हुई। मर्दमशुमारी मतलब लोक संख्या की गणना, यानी जनगणना की रिपोर्ट हुई, जो अंग्रेजों की तरह अंग्रेज हर दशक में किया करते थे, वो प्रणाली हमने भी स्वीकारी। और 1951 में हमारी स्वातंत्र्योत्तर भारत की पहली जनगणना हुई, और इस जनगणना के अनुसार, ध्यान रखें, 179 भाषाएं हैं इस देश में, उस समय थी, और 544 बोलियां। मैं फिर बहुत गंभीर विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में 179 भाषाएं थी, और 555 स्थानीय भाषाएं, जिसको हम बोली भाषा कह सकते हैं, वे भी थी। फिर उसके उपरांत अगर देखा जाए तो सन 1961 और 1971 की जनगणनाओं में मातृभाषा का कॉलम रखा गया, और मातृभाषा के रूप में हमारे भारत के लोगों ने 1652 भाषाओं की गणना की है। कितनी? 1652 मातृभाषाएं हैं हमारे देश में थी उस समय। यदि हम स्थानीय और क्षेत्र विशेष की भाषाओं को छोड़ भी दें, तो जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं का उल्लेख किया है, वो हमारी 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, जिसके अंतर्गत भारत के लगभग 90% लोग आपसी व्यवहार करते हैं। ऐसी 22 भाषाएं हैं, मानक भाषाएं हैं, प्रमाण भाषाएं हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस हैं। यदि हम संविधान में ये 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं कैसे आती गईं, इस पर थोड़ा सा विचार करें तो हमें पता चलता है कि संविधान में सबसे पहले 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाओं का स्वीकार किया था,
जिनके अंतर्गत असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और उर्दू आई थी। ये 14 भाषाएं आई थी। फिर से पढ़ता हूँ, देखिए। असमी, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और उर्दू, ये 14 भाषाएं हमने पहले स्वीकार की थी। और उसमें धीरे धीरे कुछ भाषाएं बढ़ती गई, जैसे बाद में सिंधी भाषा को सम्मिलित कर लिया, सिंधी भाषा। उसके उपरांत 15 संख्या हुई। अगस्त 1992 में 71वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, हालांकि नेपाली पहाड़ी हिंदी की एक बोली मात्र है, लेकिन उसके लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र उनका है नेपाल, इसलिए इसको भी भाषा रूप में स्वीकार किया गया है, न कि बोली रूप में। फिर से कह रहा हूं मैं, अगस्त 1992 में जो 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ, घटना दुरुस्ती हुई, उसके अनुसार कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया, मतलब 15 से ये 18 हो गई। इसके उपरांत 2003 में 92वां जो संविधान संशोधन घटना दुरुस्ती हुई थी, उसके अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं का समावेश हुआ। कौन कौन से? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में स्थान मिला, और इस प्रकार से बिल्कुल मिलाकर के 22 भाषाएं हो गई। कितनी भाषाएं हो गई? 22। और ध्यान रखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार तो मिलता था अंग्रेजी को, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी को नहीं मिला था, जो 2 वर्ष पहले मिला अमिताभ घोष जी को। और अमिताभ घोष जी को जो पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तब से अंग्रेजी को भी हमने भारत की एक साहित्यिक भाषा के रूप में, 23वीं भाषा के रूप में स्वीकार किया हुआ है। इस प्रकार से भारत में 23 भाषाएं हैं, जिनमें हमारी लगभग 90% से भी ज्यादा जनता आपसी व्यवहार और साहित्य की भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। अब रहे केवल बाकी की जो बोली भाषाएं, मातृभाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं, या अत्यंत कम लोग जिसे बोलते हैं, ऐसी भाषाएं जो रही, उनकी संख्या 10% से ज्यादा नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि भाषा जो भारत की विविधता है, कल हमने हमारा प्रजासत्ताक दिन मनाया, और आपने शायद टेलीविजन पर या यूट्यूब पर देख लिया होगा कि प्रत्येक राज्य की विभिन्न सांस्कृतिक झांकियां हमने कैसे देखी। तो ये जो विविधता है भाषा की, ये हमारे भारतीय समाज की विलक्षणता है। अन्य देशों में देखिए, जैसे पाकिस्तान जैसा देश है, वहाँ उर्दू लेखन में चलती है, राजभाषा के रूप में चलती है, और बोली भाषा में थोड़ी बहुत सिंधी और पंजाबी चलती है। बांग्लादेश में बंगाली चलती है, थोड़ी बहुत धार्मिक भाषा के रूप में अरबी फारसी या उर्दू चलती है। चीन में मंडेरियन चलती है, जिसको चीनी, उत्तरी पश्चिमी चीनी कहा जाता है, वो चलती है। इंग्लैंड में अंग्रेजी चलती है, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी चलती है, अमेरिका में अंग्रेजी चलती है, नीदरलैंड में डच चलती है, फ्रांस में फ्रेंच चलती है, रशिया में रूसी भाषा चलती है, जापान में जापानी भाषा चलती है। परंतु भारत एक ऐसा देश है, इसमें 22-23 भाषाएं चलती हैं। इसलिए भारत में भाषाई विविधता हमारी कमजोरी नहीं, अपितु हमारी एक बहुत बड़ी सशक्तता के रूप में हमारे सामने आती है, एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में हमारे सामने आती है। ये भाषाएं अपने अपने क्षेत्र में सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ प्रयुक्त होती रही हैं। मतलब जैसे मराठी, अब मराठी में एक शब्द आता है काली आई। काली आई हम खेती को लेकर के चर्चा करते हैं, लेकिन वही हिंदी बेल्ट में जाए काली माँ अगर कहें, तो बंगाल की काली कलकत्ते वाली हो जाती है। तो ये सांस्कृतिक फर्क आपको ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक भाषा में जो सांस्कृतिक विरासत है, उस सांस्कृतिक विरासत को वही भाषा प्रकट कर सकती है, अन्य भाषा नहीं। अनुवाद के माध्यम से हम केवल अनुमान कर सकते हैं, लेकिन
प्रत्येक भाषा में जो सांस्कृतिक विविधता है वह केवल उसी भाषा में प्रकट हो सकती है, अन्य किसी भाषा में नहीं। अनुवाद के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं, केवल अंदाजा कर सकते हैं, हो नहीं सकते। इसलिए प्रत्येक भाषा का अपना महत्व है, क्योंकि वो उनकी संस्कृति से जुड़ी हुई भाषा है और अपने क्षेत्र के बाहर के भाषा क्षेत्र के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करती है। देखिए, अगर हम मराठी महाराष्ट्र के लोग हैं, हम मराठी में आपसी व्यवहार करते हैं, लेकिन जब हमें केंद्रीय शासन से व्यवहार करना पड़ता है तो हमें हिंदी में ही व्यवहार करना पड़ेगा। हम अपने में, यानी एक प्रकार से हिंदी ये इतने बड़े भूभाग की भाषा होते हुए भी जहाँ हिंदीतर भाषी लोग हैं या अहिंदी भाषी लोग हैं, वहाँ के लोगों को अगर हिंदी भाषी प्रदेश से संपर्क करना होता है तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए हिंदी का महत्व अपने आप सिद्ध होता है और भाषागत टकराव की कोई स्थिति नहीं है। लेकिन भारत में देखिए, अंग्रेज आने से पहले, ध्यान रखिए, मैं एक दो उदाहरण आपको बता दूं। अंग्रेज आने से पहले भारत में जो व्यवहार होते थे दक्षिण भारत और उत्तर भारत के, वो सारे हिंदी में हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने आने पर अपनी भाषाई नीति के अनुसार हिंदुस्तान को तोड़ा फोड़ा, उनका नीति ही थी फोड़ा निराज करा। और इसी नीति के चलते उन्होंने, इसी नीति के चलते उन्होंने एक भाषा वैज्ञानिक षड्यंत्र निर्माण करके आर्य भाषा और द्रविड़ भाषा ये अलग अलग परिवार मान करके दक्षिण और उत्तर भारत में जो एक प्रकार का झगड़ा लगा दिया, उसका इतना बड़ा परिणाम हुआ कि बाद में आगे चल करके तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और अखिल भारतीय द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जैसी राजनीतिक पक्ष आ गए जो उत्तर भारत से बिल्कुल संपर्क नहीं रखना नहीं चाहते, जो हिंदी से संपर्क नहीं रखना चाहते। इतना ही नहीं, मैं एक भाषा वैज्ञानिक आपको एक वाकया बताता हूँ आपको। देखिए, भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु, ये 5 भाषाएं छोड़ करके बाकी सारी भाषाएं आर्य परिवार की मानी जाती हैं। श्रीलंका की सिंहली भी आर्य परिवार की है। अगर श्रीलंका की सिंहली आर्य परिवार की है तो ये बीच की द्रविड़ भाषाओं को आप आर्य परिवार की क्यों नहीं स्वीकार करते? हालांकि द्रविड़ भाषाओं में कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और तुलु भाषा में संस्कृत के शब्द 90% से भी ज्यादा है। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी नीति के तहत, भाषाई नीति के तहत, उन्होंने सबसे पहले द्रविड़ और आर्य परिवारों को तोड़ने की कोशिश की। फिर दूसरी बात, हिंदी और उर्दू के नाम पर हिंदू मुसलमानों को तोड़ा और इसी नीति के कारण एक सुनियोजित ढंग से एक षड्यंत्र के चलते अंग्रेजों ने अन्य देशी भाषाओं को दरकिनार करते हुए हिंदी के स्थान पर या अपनी प्रादेशिक भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी और अंग्रेजियत का प्रचार प्रसार किया। मैंने तर्क दिया था, क्या अंग्रेज आने से पहले दक्षिण और उत्तर भारत में कोई व्यवहार नहीं होता था? अवश्य होता था। लेकिन अंग्रेजों ने कृत्रिम षड्यंत्र करके प्रादेशिकता का, हिंदी का विरोध द्रविड़ों के द्वारा करना शुरू कर दिया। हालांकि द्रविड़ जो नाम है, अगर द्रविड़ नाम यह आर्य भाषा का नहीं है, ब्राह्मण व्यवस्था का नहीं है, तो राहुल द्रविड़ ये ब्राह्मण वंश में जन्मा हुआ आदमी है जिसका नाम ही द्रविड़ है। इतना ही नहीं, संत कबीर ने अपने जमाने में कहा था, ध्यान रखिए, भक्ति का निर्माण द्रविड़ में हुआ है और रामानंद उसे ले आए हैं उत्तर भारत में। मतलब द्रविड़ क्षेत्र जिसको कहा जाता है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह, आंध्र वगैरह, आजकल इसमें से तेलंगाना भी एक अलग राज्य हो चुका है। इनके बड़े बड़े तपस्वी लोगों को उत्तर भारत के लोगों ने स्वीकारा। उदाहरण के रूप में केरल के शंकराचार्य, कर्नाटक के मध्वाचार्य, और ये हिंदू धर्म के दार्शनिक प्राण हैं। और उस समय वो व्यवहार हिंदी में ही नहीं अपितु संस्कृत में भी किया करते थे। आज भी हिंदी का विरोध दक्षिण भारत में होता है लेकिन संस्कृत का नहीं होता। इसका कारण यह है कि अंग्रेज आने से पहले अखिल भारत में, खास करके दक्षिण भारत में, जो भारत के लोग
उत्तर भारत के जाते थे वो संस्कृत में व्यवहार करते थे, और दक्षिण भारत के जो उत्तर भारत में आते थे वो संस्कृत में व्यवहार करते थे। संस्कृत का और हिंदी का स्थान कम करके अंग्रेजों ने संपर्क भाषा के रूप में जब से अंग्रेजी लाई, तब से इस देश को खंड 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 होना पड़ा है, और उसका फायदा अंग्रेजों ने अच्छी तरह से उठाया। और आप तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और अंग्रेजों की सारी नीतियां आपको पता चल गई होंगी कि कैसे कैसे उन्होंने हमें आपस में तोड़ने की हमेशा कोशिश की, और भाषा के नाम पर भी यही उन्होंने किया, और अंग्रेजी का प्रचार प्रसार ज्यादा किया। हालांकि मैं अंग्रेजी अच्छी तरह जानता हूँ, हालांकि मैंने अभी अभी इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया हुआ है 62% से। अंग्रेजी में अच्छी तरह जानता हूँ, पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने जो अंग्रेजियत लाई उसका विरोध तो हमें करना ही पड़ेगा, कर भी सकते हैं, करना ही चाहिए। तो भाषा की विविधता और आपसी सहयोग की जड़ें अंग्रेजों ने खोखली कर दी। मतलब मराठी और कानड़ी में जो संबंध था, विट्ठल का संबंध कितना बड़ा है, कानडाऊ, कर्नाटकू, यानी हम तो जिसको हम पंडरी का पांडुरंग कहते हैं वो तो कन्नड़ से आया हुआ है। शंकराचार्य तमिल से आए हुए, जिन्होंने हमारे उपनिषदों, वेदांत और गीता का पहली बार व्याख्यान किया संस्कृत में। तो ये जो कृत्रिमता थी, अंग्रेजों ने हिंदी और बाकी भारतीय भाषाओं का जो आपसी सहयोग था उस पर सबसे बड़ा कुठाराघात किया, जिस वजह से अंग्रेजी यहाँ पली बढ़ी और आज भी हमारे गले की फांस बन चुकी है। ब्रिटेन के नेतृत्व में हुए प्रथम भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सबसे बड़ा काम किया लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले जिसने भारत में सबसे पहले शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया। उसके पहले शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं था, ध्यान दें। और उस समय हमारे कुछ तथाकथित समाज सुधारकों ने, जिनमें राजा राम मोहन रॉय जी का भी समावेश होता है, उन्होंने अंग्रेजी का पक्ष लिया। इस वजह से आज अंग्रेजी बनी हुई है। ध्यान रहे, कुछ गलतियां हमारे पूर्वजों की हुई, उनकी वजह से ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। और उस वजह से क्या हुआ कि लॉर्ड मैकाले ने जो मैकालेस मिनट नाम का प्रस्ताव रखा, और जिसमें उन्होंने भारतीय भाषाओं को जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज कह करके गाली दी, उस गाली को हमने अपना कर्तव्य मान करके अंग्रेजी को श्रेष्ठ मानने की कोशिश की, और इसमें बड़े बड़े समाज सुधारक भी इनमें से बच नहीं पाए। ये जो पहला भूमंडलीकरण था अंग्रेजों ने जो अपना ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से किया था, लॉर्ड मैकाले के माध्यम से किया था, शिक्षा नीति के माध्यम से किया था, और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाकर के माध्यम से किया हुआ था। इस वजह से हम या तो अंग्रेज बन गए, फिर अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम बन गए। स्वाधीनता के बाद भी वे संस्कार हमारे छूटे नहीं। ध्यान दीजिए, हमारे ही आसपास जापान स्वतंत्र हुआ, हमारे ही स्वाधीनता के आसपास चीन स्वाधीन हुआ, वहां अंग्रेजी चलती है क्या? नहीं चलती। तो फिर भारत में अंग्रेजी क्यों? ये तर्क मेरा है। इस तर्क को लेकर के आगे हम चर्चा करते रहेंगे कि स्वाधीनता के बाद भी हमने उसे अंग्रेजियत की गुलामी के संस्कार रचे, इसलिए कभी कभी कहना पड़ता है कि हम अभी भी स्वाधीन नहीं हुए। और जैसा बीच में कंगना राणावत जी ने कहा था, या विक्रम गोखले जी ने कहा था कि हम अभी भी स्वतंत्र नहीं हुए हैं, और हमारे मराठी के बहुत बड़े साहित्यकार अन्ना भाऊ साठे जी ने भी कहा था, हिंदी में उनका वाक्य है, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये सच्चाई है। हमने स्वाधीनता के बाद जो करना था वो नहीं किया। हमने स्वाधीनता के बाद जो करना था वो नहीं किया। हमने केवल अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी चीज़ों का अनुकरण करते करते हम मानसिक गुलाम अभी भी बने हुए हैं। इसलिए ध्यान रखिए, ऐसे संस्कारों का छुटकारा जरूरी है। स्वाधीनता के बाद देखिए, देशी चेतना की चिंगारियां तो दिखाई पड़ी, परंतु 1990 के बाद दूसरा भूमंडलीकरण आया। पहला भूमंडलीकरण जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत में आया था, उसने हमें मानसिक गुलाम बना दिया। और 1990 के बाद जो दूसरा भूमंडलीकरण आया, जो अमेरिका से आया था, खाउजा खासगीकरण
जागतिकीकरण, ये जो उदारीकरण वाली नीति आ गई, ये अंग्रेजों के पिट्ठू यानी अंग्रेजों के उपनिवेश अमेरिका के कारण हमारे देश में आ गई। इतना ही नहीं, इस भूमंडलीकरण का लाभ बहुत हुआ, लेकिन नुकसान भी उतना ही हुआ, ध्यान रहे। इस भूमंडलीकरण के जमाने में देखिए, कंप्यूटर आया, इंटरनेट आ गया, बाजार तंत्र आ गया, और इस बाजार में हर चीज बिकने लगी है। इसका फायदा भी हुआ है, जैसे स्वामी रामदेव जी की जो पतंजलि और आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, ये विश्व भर में फैल गई, लेकिन कुछ ऐसे भी छोटे मोटे उद्योग हमारे खत्म हो गए जिन पर हमें नाज था। इसलिए आशंका व्यक्त की जा रही है कि अब हिंदी के स्थान पर अमेरिकी इंग्लिश, ध्यान रखिए 2 प्रकार की इंग्लिश है इसमें, वैसे 4-5 प्रकार की इंग्लिश है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकी इंग्लिश, ये इन 2 भाषाओं का बहुत बड़ा साया में हम जी रहे हैं। और ये आशंका है कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी ही भारत की एकमात्र हमारी संपर्क भाषा बन जाएगी, ये डर आशंका हमारे मन में है। लेकिन इससे निराश बिल्कुल नहीं होना है। क्यों? क्योंकि चंद अंग्रेज दां भले ही कुछ कहें, पर स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमें भाषा और संस्कृति को सक्षम बनाना होगा, बना रहे हैं। और आज मोदी जी के नेतृत्व में, ध्यान दीजिए, मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति लाई है, उसमें तो आमूलचूल परिवर्तन करने की बात की है। 8वीं तक तो मातृभाषा में ही शिक्षा देनी है, अंग्रेजी इच्छा हो तो पढ़िए। अब बीच में मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख जी के मुख्यमंत्रित्व के काल में पहली से अंग्रेजी कंपल्सरी की थी, अब वो तोड़ रही है, वो टूट जाएगी। अब सबसे पहले हम इस गलत फहमी से बाहर निकलें कि वैश्वीकरण के लिए बाजारवाद के दौर में अंग्रेजी के सिवा अन्य कोई विकल्प नहीं है। ये गलत फहमी हमारे मन से हम निकाल दें। क्यों निकालनी है? क्योंकि गलत फहमियों से ही अज्ञान बढ़ता है। केवल अंग्रेजी के माध्यम से ही सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम सब ये जानकर भी अनजान बन चुके हैं कि विश्व के जितने भी बड़े बड़े समृद्ध देश हैं, वहां अंग्रेजी बिल्कुल नहीं चलती। जैसे फ्रांस में अंग्रेजी नहीं, फ्रेंच चलती है। रूस में अंग्रेजी नहीं, रूसी भाषा चलती है। जापान में अंग्रेजी नहीं, जापानी चलती है। चीन में अंग्रेजी नहीं, चीनी मंडेरियन भाषा चलती है। तो भारत में ही अंग्रेजी क्यों? जहां आवश्यकता हो वहां अंग्रेजी के अनुवाद का वो सहारा लेते हैं। हमें भी लेना चाहिए, जरूर होना चाहिए, आवश्यक बात है। और इसमें चीन का उदाहरण लेना चाहिए, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिसमें एक ट्रांसलेशन मिनिस्ट्री है, मतलब उसमें अनुवाद मंत्रालय है। उनके छात्र अन्य देशों में, इंग्लैंड अमेरिका में जाकर के नई चीजें सीखते हैं, और आकर के उनके देश में आकर 6 महीने के भीतर उन्होंने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है वो उनकी भाषा में अनुदित करके लोगों के सामने रखते हैं। इसलिए चीन आज क्रमांक 1 की आर्थिक महासत्ता बन चुका है। भले ही वुहान और कोरोना के कारण बदनाम चीन हो चुका है, और होना भी चाहिए, हम पर आक्रमण करता है इसलिए भी होना चाहिए। उसके फालतू माल, चाइनीज माल को जो फालतू होता है, उसका भी विरोध हमें होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जिस नीति को अपनाया है, उस नीति को अपनाकर अगर हम चलें तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जिसे कहा जाता है, वो 5 महीने में, 6 महीने में हम पूरी बदल सकते हैं, जिसकी आवश्यकता हमें बहुत है। वैश्वीकरण के इस परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का जो महत्व है, उसमें व्यवसाय, संचार माध्यम, विज्ञान तथा तकनीकी और राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास की अनंत संभावनाएं हैं। इसलिए उसको स्पष्ट करना चाहिए। उसके पहले मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूंगा कि 1990 के आसपास, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्हें 8 भाषाएं आती थी लेकिन बोलते कुछ नहीं थे, जिनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्रित्व के काल में हमारे अर्थ मंत्री के रूप में बाद में जो प्रधानमंत्री 10 वर्ष रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की नियुक्ति हुई। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, और उन्होंने इस वैश्वीकरण को स्वीकार किया
और उसके साथ ही हमारी सांस्कृतिक विविधता पर बहुत बड़ा आक्रमण हुआ। और ये जो सांस्कृतिक आक्रमण हम पर हुआ दूसरे वैश्वीकरण के रूप में, इसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। और अमेरिका में ये जो एक संकल्पना आई थी जिसका नाम था ग्लोबल विलेज, यानी वैश्विक देहात, यानी कोई सीमा नहीं रही। और ये सच्चाई है। आज मीडिया के कारण, सोशल मीडिया के कारण, बाजार के खुलेपन के कारण, उदारीकरण के कारण, व्यवसायीकरण के कारण, निजीकरण के कारण अब देश विदेश की कोई सीमा नहीं रही। मतलब भारत में चलने वाला कोई पाठ्यक्रम पाकिस्तान में बैठा हुआ बच्चा ऑनलाइन रूप से कर सकता है, उसे किसी प्रकार की सीमा रेखा नहीं रही। या अन्य देशों में भी ऐसा मान लिया जाए। हमारा ज़्यादा प्यार पाकिस्तान से है, इसलिए हम पाकिस्तान की बात बार बार करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो संकल्पना आई उसके अंतर्गत वैश्वीकरण की नीति में व्यावसायिक उदारीकरण के लिए, बाजारीकरण के लिए सभी देशों ने एक बहुत बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसका नाम था गेट्स करार, गेट्स समझौता, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड ट्रीटी एंड सर्विसेज, गेट्स करार। और इस गेट्स करार में जब हमने हस्ताक्षर किए तब से इस देश की एक विचित्र अधोगति निर्माण हुई। इसका फायदा भी हुआ, मैं बार बार कह रहा हूँ, हर चीज के दो पक्ष होते हैं। इसका फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। तो ये जो दूसरा वैश्वीकरण था, वो दूसरा वैश्वीकरण बहुत खतरनाक रीति से, बहुत ही खतरनाक रीति से हमारे सामने आ रहा था। और उस वजह से हमने देखा कि हर चीज पर जो भी कंपनियां इस देश में आती थी, पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने इस देश को प्रायः 150 वर्ष गुलाम करके रखा। आज हजारों कंपनियां आई हुई हैं, हजारों कंपनियां आई हुई हैं। इनमें से कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, कुछ हमसे पैसा ऐंठती हैं। वो यहाँ निवेश, अपना पूंजी निवेश इसलिए करती हैं कि जैसे पुराने ज़माने में कहा जाता था, शायद आपने सुना होगा, बहुत बार आपके इतिहास के अध्यापकों से या प्राध्यापकों से सुना होगा कि भारत में बनने वाले जो 4 व्यावसायिक फसलें थीं, जिसमें गन्ना था, जिसको ईख भी कहते हैं, मराठी में ऊस कहते हैं, जिससे शक्कर बनाई जाती थी, वह गन्ना। दूसरे नाम पर कपास, कपास रुई, हाँ, कापूस, इसकी खेती यहाँ की जाती थी। और उस कपास का रंग सफ़ेद होता था, सफ़ेद रंग के कपड़े बनते थे, इसलिए उसे उजाले रखने के लिए नील की खेती की जाती थी। और साथ में इन सब, मतलब गन्ने की खेती करने वाले लोग हों, नील की खेती करने वाले लोग हों, कपास की खेती करने वाले लोग हों, उनको थोड़ा सा आराम मिले, इसलिए एक नई खेती आ गई, वो थी चाय की खेती। और चाय का आप जानते हैं, पहली बार जब इस देश में चाय आई तो एक बक्से पर एक सोने की मुद्रा चाय लेने वाले को थी। धीरे धीरे चाय का व्यसन उन्होंने लगा दिया और आज 1 किलो चाय लेनी है तो आपको कम से कम 400-500 रुपये देने पड़ते हैं। और मैं एक बार उत्तर भारत की यात्रा कर रहा था, खास करके कलकत्ता, मतलब पश्चिम बंगाल में जो चाय की बागानों के लिए प्रसिद्ध ऐसा क्षेत्र है, वहाँ की यात्रा कर रहा था। और मैंने चलते, मैं तो कभी चाय नहीं पीता, लेकिन मैंने वहाँ चौकसी करके देखी कि चाय के भाव क्या है। तो एक ऐसी चाय मुझे मिली जो प्रति किलो 3,000 रुपये बेची जाती है। इस प्रकार की भी चाय है। मतलब चाय, कपास, नील और गन्ना, ये जो 4 नगदी उत्पादन थे, वो पहली वैश्विक क्रांति में थे। अब दूसरी वैश्विक क्रांति में देखिए और क्या क्या आ गया है, कैसी कैसी भयानक चीजें आई हैं। और वैश्वीकरण की वजह से आज तो ऑनलाइन ट्रेड हो रहा है। मुझे कोई पुस्तक मंगानी है तो मैं 2 या 3 अधिक से अधिक दिन में मैं ऑनलाइन शॉपिंग से खरीद सकता हूँ। बहुत सी बातें उसकी आ गई हैं और इसका जाने अनजाने प्रभाव हमारे भाषाई व्यवहार पर हुआ, हमारी संस्कृति पर हुआ। और इस परिणाम के कारण देखिए, हिंदी में एक बहुत अच्छा उपन्यास है, कभी बाद में जाकर के पढ़िएगा, ग्लोबल गांव के देवता नाम का, बहुत बढ़िया उपन्यास है। और एक उपन्यास है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, नहीं नहीं दूंगा, क्योंकि झांसी वो क्षेत्र है जहां संपूर्ण विश्व भर का जो आणविक कचरा है,
छोटे मोटे जो नाभिकीय परीक्षण किए जाते हैं, वो सारे परीक्षणों का कचरा जो है वो झांसी में ला करके डाला जाता है, जहाँ की रेडियो एक्टिव किरणों की वजह से वहाँ की संतानें लूली लंगड़ी पड़ रही है। जिस झांसी की रानी ने तलवार हाथ में लेकर के अंग्रेजों से मुठभेड़ की थी, वहाँ का कोई बच्चा आज उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। ये वैश्वीकरण के दुष्परिणाम हम पे आ रहे हैं, और वैश्वीकरण के इतने दुष्परिणाम हो चुके हैं। अच्छे भी हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए अच्छे हुए हैं, लेकिन हमारी सांस्कृतिक विरासत पर इतना बड़ा घात इस वैश्वीकरण ने किया है कि हर चीज बेची जा रही है। इतना ही नहीं, जो जिन चीजों की आपको आवश्यकता नहीं है, वो भी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इसके बिना आप जी नहीं सकते। और ये वैश्वीकरण का सबसे खतरनाक दौर है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि अगर भाषा नहीं रहती तो संस्कृति भी नहीं रह सकती, क्योंकि मैंने इससे पहले कहा था, भारत की जो 22-23 भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है, प्रत्येक भाषा का अपना एक सांस्कृतिक महत्व है। मराठी भाषा का स्थान कभी भी हिंदी नहीं ले सकती, हिंदी भाषा का स्थान कभी भी गुजराती नहीं ले सकती, गुजराती का स्थान कभी भी बंगाली नहीं ले सकती, बंगाली का स्थान कभी भी कश्मीरी नहीं ले सकती, कश्मीरी का स्थान कभी भी मणिपुरी नहीं ले सकती, मणिपुरी का स्थान कभी भी कन्नड़ नहीं ले सकती, कन्नड़ का स्थान कभी भी लहंदा नहीं ले सकती, लहंदा का स्थान कभी भी सिंधी नहीं ले सकती, सिंधी का स्थान कभी भी असमिया नहीं ले सकती, असमिया का स्थान कभी भी तमिल भाषा नहीं ले सकती, तमिल का स्थान कभी भी बिहारी नहीं ले सकती, उड़िया नहीं ले सकती, उड़िया का स्थान कभी भी कन्नड़ नहीं ले सकती। इसलिए जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, उस विरासत में कृत्रिम अंग्रेजी ने प्रवेश करके, जो केवल और केवल व्यावसायिक ढंग की है, ध्यान रखिए, अंग्रेज इस देश में व्यापार की हिम्मत से आए थे, और पहला वैश्वीकरण व्यापारीकरण का ही हो चुका था, और ये दूसरा वैश्वीकरण जो है वह भी पूंजीवाद का है, नव पूंजीवाद का है, नए व्यापारीकरण का ही है। इसलिए हमें सबसे पहले ये जरूरत है कि हम सांस्कृतिक तौर पर वैश्विक बन जाएं। और हमारी संस्कृति क्या कहती है? ऋग्वेद में एक मंत्र आता है जिसका भावार्थ यह है, तत्र विश्वम भवत्येक नीडम, संपूर्ण विश्व एक नीड, एक घोंसला, एक घर होना चाहिए। लेकिन वो केवल व्यावसायिक दृष्टि के नहीं, जो अंग्रेजी अमेरिकी दृष्टि से है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक आदान प्रदान की दृष्टि से भी ये बहुत जरूरी है। केवल आर्थिक वैश्वीकरण आपको पशु बनाएगा, मुझे पशु बनाएगा, हमारी संस्कृति को पशुत्व की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर हम सही दृष्टि से सांस्कृतिक वैश्वीकरण में जाते हैं तो हम मनुष्य से देवत्व की ओर जा सकते हैं। हमारे एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जैसे मैंने अभी तत्र विश्वम भवत्येक नीडम की बात कही थी, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये विश्व की सबसे पहली संस्कृति है, भारत की संस्कृति, इसको लांछित करने का कार्य ये वैश्वीकरण कर रहा है। दूसरी बात कि अगर हम वैश्वीकरण करना चाहते हैं तो जो हमारे पंचतंत्र का एक श्लोक आता है, अयम निज पुरोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये तो छोटे छोटे लोगों की बातें हैं। लेकिन सच्चा वैश्वीकरण जब होगा जब उदार चरित्र के हम बन जाएं, केवल उदारीकरण व्यवसाय में नहीं, चरित्र का उदारीकरण होना चाहिए, वो हो जाए। आगे चल करके इसी श्लोक का भावार्थ हमारे संत ज्ञानेश्वर ने भाव दीपिका में कहा, हे विश्वची माझे घर, उस दृष्टि से होना चाहिए। केवल आर्थिक दृष्टिकोण से आप केवल एक पहलू से किसी का विकास करने जा रहे हैं तो विकास नहीं होगा। और शिक्षा का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। तो इसमें अपनी संस्कृति का भी लीजिए, और हमारी संस्कृति का पहला वैश्वीकरण किसने किया था? इन 100-200 वर्षों में तो स्वामी विवेकानंद ने किया था अमेरिका जाकर के, और जहां कहा था वह लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहा, भाई और बहनों कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहा। तो ये बंधुत्व की जो भावना है, विश्व बंधुत्व की जो भावना है, वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान की जो भावना है, वो भाषा के माध्यम से टिकेगी। और अगर आप ये वैश्वीकरण अपने अपने स्तर पर करना चाहते हैं तो अपनी अपनी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति, अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक, अपने क्षण, उत्सव, व्रत, वैकल्यों के माध्यम से करनी पड़ेगी, जिसमें अंग्रेजी में कोई शब्द है ही नहीं। मुझे बताइए, दीपावली में जो गाय के गोबर की अलग अलग मूर्तियां बनाते हैं जिसमें पेंदिया रहता है, उसके लिए अंग्रेजी प्रतिशब्द हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता।
इसलिए मित्रों, ये ज़रूरी है कि आप अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझो। प्रादेशिक भाषाओं में, मातृभाषाओं में जो है, उसको अंग्रेजी में ले जाने के बदले हिंदी में ले जाओ। मैं एक उदाहरण और देना चाहूँगा। मराठी में एक बहुत बड़े नाटककार हैं मामा वरेरकर, और मामा वरेरकर जी ने अंग्रेजी के माध्यम से बंगाली उपन्यास पढ़े थे, और उन्हें वो बंगाली उपन्यास ठीक नहीं लगे, और इसलिए वे बंगाल में चले गए और मूल मौलिक बंगाली के माध्यम से फिर उन्होंने अनुवाद मराठी में किया। तो ये बंगाली का अनुवाद पहले मराठी में अच्छा हो सकता है, अंग्रेजी के माध्यम से जो अनुवाद आएंगे वो फालतू रहेंगे। इसलिए बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी भारतीय भाषाओं को ज़्यादा तरजीह दें। भारतीय भाषाओं में हमारे असमिया, उड़िया, मराठी, बंगाली, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, मणिपुरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, तुलु, गुजराती, बंगाली, डोगरी, बोडो, इन सभी भाषाओं में आपसी व्यवहार हम हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अगर मानकर करें तो वो अच्छा होगा। अगर अंग्रेजी को मान करके चलेंगे तो ये फिर विनाश की ओर ले जाने वाली भाषा है। ये सच्चाई है। इतना कह करके आज हम रुक रहे हैं। अगले सोमवार की तासिका में हम सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर, धार्मिक तौर पर हिंदी का वैश्वीकरण कैसे हो सकता है, या वैश्वीकरण में हिंदी कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, उस पर हम सोमवार को चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंदी, जय नागरी, धन्यवाद।